हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम न्यूज़पेपर डिस्कशन करेंगे 9 दिसंबर, दिसंबर 9 का एंड दिसंबर 10 का भी। अच्छा, वो कैसे? सर, हमने एक साथ ही ओपन कर ली, वो कल तो कर नहीं पाए थे, तो साथ में ही डिस्कस कर देंगे। ये है दिसंबर 10। पहले सर दिसंबर 9 का करेंगे, देखो। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी। ठीक है, तो आइए। अब कुछ दिन से एक एक दो दो दिन का मिक्स करना पड़ रहा है, बट आई डोंट वांट कि इसको एस्केप करें या छोड़ें किसी को भी, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने न्यूज़पेपर डिस्कशन को। ठीक है, यहाँ पे सशक्त नारी विकसित भारत, ये आप आंसर में लिख सकते हो। हर जगह आपको ये देखना है कि मतलब आपको ऐसे नजर होनी चाहिए आपकी कि मैं मेंस में लिखूंगा क्या। ठीक है, देखो। 9 दिसंबर को इंपॉर्टेंट न्यूज क्या क्या आई है। मिलिटेंट्स जो है सीरिया में, उन्होंने कैप्चर कर लिया डेमेस्कस को। एज असद फ्लीज, असद भाग गए हैं। हुई असद। ठीक है, मिलिटेंट जो ग्रुप है हयात ताहिर अल शाम, ATS। ठीक है, डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट है सीरिया के, कौन है? बशर अल असद। ठीक है, वो छोड़ चुके हैं कंट्री को। और 13 ईयर से वो सिविल वॉर में था सीरिया, तो वो भाग चुके हैं। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमने सीरिया पे कंट्रोल कर लिया। अब जब बात सीरिया की है तो हमने सीरिया को यहीं चिपका दिया। तो सर यहाँ वाली न्यूज कहाँ गई? सर वो इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो ठीक है, ये सीरिया है, सीरिया के ऊपर टर्की है, टर्की इसको टच कर रहा है। इराक इसको टच कर रहा है सर। उसके बाद है इजराइल, तो टच कर ही रहा है। ठीक है, दिस वन इज इजराइल। और ये गोलन हाइट है जो सीरिया की थी। और लेबनान, लेबनान भी टच कर रहा है इसको। और इधर से इसको मेडिटेरियन सी भी टच कर रहा है। ठीक है, ये सीरिया के इंपॉर्टेंट सिटी हैं अल हसक, अल रुक्का, ठीक है, हलब, इडलिब, हम्मा, हिम्स, डेमस्कस। कहाँ है सर? सर ये डेमस्कस है। ठीक है, तो ये सारी कंट्री हैं। जॉर्डन भी इसको टच कर रहा है, जॉर्डन, इराक, टर्की, इजराइल और मेडिटेरियन सी। जॉर्डन, इराक, टर्की, इजराइल, लेबनन, ये सब इसको टच कर रहे हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं। पता चल गया सीरिया का। ठीक है, गुजरात कोर्ट एक्विट्स एक्स IPS ऑफिसर संजीव भट्ट इन 1997 केस। 1997 का जो केस था उसमें पोरबंदर जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, पोरबंदर में क्या हुआ था बताओ? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, बर्थडे 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में, डिस्ट्रिक्ट गुजरात एक्विट कर दिया है, फ्री कर दिया है। ठीक है, custodial court observing that prosecution could not prove the case beyond reasonable doubt। इनके ऊपर कोई वो नहीं हुआ है। मतलब इनको फ्री कर दिया है, बस इतना समझना। अब इससे हमें क्या समझना है? इससे सर हम गुजरात को देख लेंगे मैप में। सर ये बिल्कुल वेस्ट में है इंडिया के, वेस्टर्न स्टेट है इंडिया का। और सर इसमें इसका फ्लोरा एंड फौना हम देख लेते हैं सर। ठीक है, मैराइन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, कच्छ तो गुजरात में ही है सर, ये देखो ये रहा। गिर नेशनल पार्क, गिर, ये रहा सर। वंसदा नेशनल पार्क, ये रहा सर। ब्लैक बग नेशनल पार्क, ये रहा। यानी कि ये 4 नेशनल पार्क हैं। मैराइन गल्फ, गिर, ब्लैक बग, वंसदा। ठीक है, अब आ गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी हैं? ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही है। नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जसोर स्लोथ बियर, स्लोथ बियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड एस, थोल लेक, थोल लेक पूछ भी सकता है, लेक भी है थोल। और नल सरोवर बायोस्फीयर, ये क्या है? नल सरोवर। ठीक है, नल सरोवर भी यही है। और वाधवा, ठीक है, वधवा भी यही है। और सुल्पनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पानिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मितालिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बाद्रा बारदा, गंगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोरबंदर बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी, रतन महल स्लोथवीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब कहाँ है, गुजरात में ही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज अगर कुछ होगी तो हम देख लेंगे। फाइनेंस कमीशन की टीम है वो केरला में विजिट की है 3 डेज की, डिस्कशन सीएम के साथ करेंगे, मीटिंग करेंगे। कौन सा फाइनेंस कमीशन? अभी सर 16th है। कब से कब है? 2025 से 2030, शायद 25 से 30 कुछ ऐसे है, 5 साल के लिए होता है, तो 5 साल के लिए है ये। तो ये बात करेंगे। फाइनेंस कमीशन के हेड कौन अब की बार? अरविंद पनगेरिया, अरविंद पनगेरिया। पहले 15 था, उसके हेड कौन थे? एन के सिंह। ठीक है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट चीज, फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में? 280 आर्टिकल में है। तो कौन सी बॉडी हुई? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुई। कितने मेंबर होते हैं सर? 5 मेंबर होते हैं सर। एक इसका चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर होते हैं अलग अलग डिफरेंट फील्ड से। ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है। इसकी रिकमेंडेशन जो है वो एडवाइजरी होती है या बाइंडिंग? सर एडवाइजरी होते हैं, बाइंडिंग तो कुछ होता ही नहीं। ठीक है। अब पीवाईक्यू में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फाइनेंस कमीशन? इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 280। सही बात है। ठीक है। दीज रिकमेंडेशन बाइंडिंग, बाइंडिंग नहीं होती। अपॉइंटेड एवरी 5 ईयर, ये सही है। ठीक है। तो इट मीन्स 1 and 3 आर करेक्ट। ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280, बिल्कुल सही है। उसके बाद इट डिटरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रांट इन एड स्टेट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है ये तो। फाइनेंस कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग एलोकेशन ऑफ जीएसटी रेवेन्यू बिटवीन, नहीं जीएसटी रेवेन्यू ये नहीं करता डिटरमाइन, नहीं, नेवर। जीएसटी का रेवेन्यू ये नहीं करता डिटरमाइन, याद रखना, जीएसटी काउंसिल का काम है वो। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफॉर्म्ड बाय फाइनेंस कमीशन? कौन सा फंक्शन नॉट परफॉर्म? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स, बिल्कुल। डिवाइजिंग प्रिंसिपल प्रोवाइडिंग ग्रांट इन एड, बिल्कुल। रिकमेंडिंग मेजर टू ऑगमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड रिव्यूइंग फाइनेंस पोजीशन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, रिव्यू तो कर सकता है लेकिन रिकमेंडिंग मेजर टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइनेंस कमीशन टास्क विद इवैल्यूएटिंग इंक्रीज इन रिसोर्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू स्ट्रेंथन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है। फाइनेंस कमीशन रिक्वायर्ड टू रिव्यू द फाइनेंस पोजीशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 280, सही है, सी आ गया। विद रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इट इज कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट नहीं, प्रेसिडेंट। ई डिटरमाइन टैक्स, ये सही है, बी करेक्ट, बी है। ठीक है। तो इस तरह से 5-6 क्वेश्चन आए थे जितने भी थे पीवाईक्यू से, हमने फाइनेंस कमीशन के अच्छे से कर लिए। ये ऐसे रिवीजन होता है साथ में। आगे देखते हैं, एक गुड बिगिनिंग बट चाइना नेगोशिएशन मस्ट कंटिन्यू। ठीक है। यूनियन एक्सटर्नल मिनिस्टर जो एस जयशंकर है उन्होंने अपने सब्सटेंस एक स्टेटमेंट दी थी पार्लियामेंट में कि इंडिया और चाइना है वो आपस में डी एस्केलेशन कर रहे हैं। तो इसके ऊपर ये जो आर्टिकल है, अशोक के कांता फॉर्मर एम्बेसडर है इंडिया के चाइना में, उन्होंने, अब वो थिंक टैंक के साथ एसोसिएटेड है, उन्होंने ये लिखा है। मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट थी सर्वल, वहां से हम काफी चीजें ले सकते हैं। फर्स्ट क्या है, मिनिस्टर ने रिकॉल किया एम्बेसी ट्रूप्स बाय चाइना इंडिया फॉर कॉल। ठीक है। इंडिया forcefully counter deployment and protracted negotiation resulting in disengagement of forces। तो disengagement हो गई है forces की। However, statement is economically in giving detail of arrangement of disengagement from friction point India-China border negotiation to describe area of Chinese transgression across the line of actual control without using the term buffer zone. Minister alluded to the construct when he remarked that in a few places where friction occurred in 2020, steps of a temporary and limited nature were worked out based on local condition to obviate possibility to further friction। तो इन्होंने वो चाइना के ऊपर ही बात बोली है कि फ्रिक्शन पॉइंट से कौन से किस जगह पे आ गए हैं, ये अभी तक क्लियरिटी नहीं हुई है। सेकंड क्या है, इमीडिएट प्रायोरिटी इंडिया की क्या है, डिसएंगेजमेंट, वो अचीव हो चुकी है। ठीक है। उन्होंने क्लियर किया मोर वर्क रिमेन्स टू बी डन, अभी काफी ज्यादा काम बाकी है। डी एस्केलेशन जो है एज वेल एज इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ आवर एक्टिविटी इन द बॉर्डर एरिया, ये अभी बाकी है। मिनिस्टर ने और क्या रिपीट किया, रिट्रेटेड इंडिया कंसिस्टेंट पोजीशन है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी रखनी है बॉर्डर पे, और प्री रिक्विजिट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ आवर टाइज, क्रिटिकल लिंकेज चाइना, मतलब
disavowed in recent year. Mr. Jaishankar did not suggest that border area have returned to a state of normalcy. ये नहीं बोला कि अभी नॉर्मेलिटी पे आ गया, नहीं. They cannot be the case when there is continued large scale deployment of truth. वहां कोई केस ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों साइड से लार्ज नंबर ऑफ ट्रूथ आती हैं. इंडिया की साइड से भी काफी ट्रूप आती हैं और चाइना की साइड से भी काफी ट्रूप्स आती हैं. थर्ड क्या है, ही डिड नॉट सजेस्ट ए मेजर फॉरवर्ड मूवमेंट इन ओवरऑल रिलेशन. उन्होंने कोई मतलब सजेस्ट नहीं की ऐसी. ठीक है. तो उनके अकॉर्डिंग कुछ सम डेवलपमेंट ही हुई है, मतलब पूरे डेवलपमेंट नहीं हुए अभी तक. ठीक है. तो यानी कि जो मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी तरफ से जो भी हुआ है अभी थोड़ा बहुत उसी का जिक्र किया है. अभी इसमें कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, ये बोल नहीं सकते हम टोटली कि बिल्कुल ही वहां पे पीस एंड इक्वलिटी आ गई है. तो जो स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में, ये काफी सारे क्वेश्चन अनआंसर्ड छोड़ जाती है. क्यों? क्योंकि सर फर्स्ट तो सबसे पहले, while disengagement is pronounced as completed, India does not have any definitive information on term of this exercise. कोई इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है इसके बारे में. ठीक है. तो बस सिर्फ ये लिख रखा है मेंशन स्टेटमेंट में कि रिजम्पशन कर लिया हमने पेट्रोलिंग में ट्रेडिशनल एरिया में जैसे पहले करते थे, दिपसांग एंड देमचोक वाले एरिया में. ठीक है. तो क्या इससे जो इंडियन ट्रूप्स हैं अनहिंड्रेड एक्सेस टू 5 ट्रेडिशनल जो पेट्रोलिंग पॉइंट है वाई जंक्शन के बाद दिपसंग प्लेन में, क्या इंडिया के वहां पे जो ट्रूप्स हैं वहां दोबारा से पेट्रोलिंग कर पाएंगी? नैमचोक, क्या वहां वो रिज्यूम कर पाएंगी पेट्रोलिंग? चारडिंग ला चारडिंग नाला नीलूंग नाला जंक्शन पे जो जहां वो पहले जाती थी, इसका तो कोई आंसर दिया ही नहीं. ठीक है. तो कैसे हम जो इंडियन साइड से बोल सकते हैं कि और चाइना की जो पेट्रोलिंग एजेंसी है वो इंडिया में कहां तक आएंगी, ये अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है. ठीक है. एक बात हुई है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग की, ये एक अनडिफाइंड कंसेप्ट है इंडिया और चाइना के बॉर्डर मैनेजमेंट में. तो इसके बारे में भी कोई क्लियरिटी नहीं की है अभी तक. ठीक है. मिनिस्टर ने क्या बोला है कि इंडिया साइड है वो स्टेटस को यूनिलेटरली चेंज नहीं करेगी, बातचीत कोऑपरेशन करेगी, और ना हमने पहले किया था. तो ये स्टेटमेंट क्या रेफर करती है? ठीक है. तो जो स्टेटमेंट है वो रेफर करती है अर्लियर जो गवर्नमेंट है वो एग्री थी काफी स्टेप डिफ्यूज करने के लिए, जैसे डीमिलिटराइज्ड एक जोन होना चाहिए, नॉन पेट्रोलिंग जोन होना चाहिए. ठीक है. तो लेकिन अब क्या है, अब चेंज हो चुका है. किस वे से इंडिया और चाइना एलएसी को देखते हैं? ठीक है. चाइना कंसीडर करता है एलएसी को कंस्ट्रक्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड माइंडसेट ऑफ नॉट लूजिंग एन इंच ऑफ टेरिटरी, ये मानता है चाइना. ठीक है. तो एलएसी का वैसे जो कंसेप्ट है कोई प्रीजुडिशियस के बिना ही, मतलब इंडिया और चाइना की जो बाउंड्री की पोजीशन है उसके बाद ही आया है, कोई एलएसी कोई फिक्स नहीं है. ठीक है. अनफॉर्चुनेटली दिस अल्टरेशन ऑफ एलएसी बाय चाइना और थ्रू टेम्परेरी स्टेप हैज टेरिटोरियल इंप्लीकेशन है इंडिया के लिए. ठीक है. तो हम क्या मतलब ये एडवाइज क्या कर रहे हैं, बफर जोन एट द अर्लीस्ट एंड कीप इंसिस्टिंग ऑन द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को. ठीक है. तो ये चीजें होनी चाहिए. देर वॉज नो अंडरस्टैंडिंग ऑन एस्टेब्लिशमेंट डीमिलिटराइज जोन, अभी तक कुछ नहीं हुआ है. तो अब देखते हैं क्या होगा. देर आर रिपोर्ट इन क्रेडिबल मीडिया आउटलेट about Chinese troops being allowed to patrol Yangtze in Arunachal Pradesh. Earlier report had cited government sources as saying that Chinese demand for patrolling Yangtze एक जगह अरुणाचल प्रदेश में were unreasonable and devoid of logic. Chinese troops had repeatedly attempted to access the Yangtze area, but their effort have been foiled by Indian force. And last reported instance being December 22. If there is no quid pro quo in eastern sector, it must be denied authoritatively. अब चाइना वाले क्या सोचते हैं कि ऐसा करके वो एक यांगजे एरिया है कि अरुणाचल में भी वो पेट्रोलिंग करने लग जाए, लेकिन उसको अभी तक डिनाई कर दिया गया. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बार बार रीट्रेट किया है अनाउंसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन डिसएंगेजमेंट इन देपसांग एंड देमचोक अक्टूबर 21 में. ठीक है. स्टेटस को पे जाएंगे हम, उन्होंने बोला जो अप्रैल 2020 में थे. बट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर no longer refer to the restoration of status quo ante if we acquiesce in fact ऑन द ग्राउंड. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बोला नहीं लेकिन उन्होंने बोल दिया, तो ये तो क्लियरिटी नहीं हुई ना चीजों में. तो ग्रेट ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है हमें गवर्नमेंट की तरफ से. ठीक है.
तो ग्रेट ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है हमें, ठीक है। और अपोजिशन जो रेजिस्ट कर रही है टेम्पटेशन टू स्कोर पॉइंट एंड सेंसिटिव इशू अफेक्टिंग अवर कोर इंटरेस्ट, ऑन द अदर हैंड विल लीव अस इन ए बेटर प्लेस इन इंडिया border negotiation with China. Thus, this writer recalled that after India had completed negotiation on agreement on confidence building measure in military field, agreement on political parameter, guiding principle, settlement of India-China boundary, ये सारे agreement हमने कर चुके हैं. He was introduced to brief key opposition leader in confidence. Not only was the confidence thus repose breached by those leaders, but they also appreciate the government's gesture and understand the rationale of sensitive agreement. Can we make an honest attempt to pivot towards a broad consensus on India-China challenge, even while leaving room for articulation of differences? क्या हम कर सकते हैं ऐसा? तो ये इंडिया और चाइना पे था, काफी अच्छा आर्टिकल था। तो GS2 में आप यूज कर ही सकते हो, PSIR में भी आप यूज कर सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द इश्यू ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेज इमिशन। इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर रहा है, साथ में इमिशन भी हो रहा है, ठीक है। तो पास्ट फ्यू डिकेड में हम काफी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर एनवायरनमेंट का प्रेशर भी है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस इमिशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारा इंडिया इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 उसने क्या क्लेम किया है, इंडिया ने डीकपल कर दिया है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को ग्रीन हाउस गैस एमिशन से 2005 एंड 2019 में। इंडिया की जो जीडीपी है वो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 7% है, जबकि इमिशन रेट जो ग्रो हुआ वो सिर्फ 4% से बढ़ा है। यानी कि हमारी जीडीपी तो 7% से बढ़ी है और हमारा जो एनुअल इमिशन रेट है वो सिर्फ 4% से बढ़ा है। तो एक क्वेश्चन ये रेज करता है, हैज इंडिया रियली डीकपल, क्या इंडिया ने रियली इकोनॉमिक ग्रोथ को डीकपल कर लिया है ग्रीन हाउस गैस इमिशन से? सबसे पहले डीकपलिंग का मीनिंग क्या होता है? डीकपलिंग रेफर टू ब्रेकिंग द लिंक, लिंक जब तोड़ दें हम इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से। ऐसे नहीं होता है, एक ग्राफ होता है, अभी मुझे याद नहीं, कि कुछ टाइम के लिए तो मतलब जब इन्वायरमेंट की ग्रोथ होती है ये डाउन जाता है, लेकिन फिर ये एकदम मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हिस्टोरिकली इकोनॉमिक जो ग्रोथ है पॉजिटिवली मिली है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के साथ, ठीक है, क्योंकि उससे ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है। फिर भी जो क्लाइमेट जो क्राइसिस आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको रिड्यूस करना है हमें इमिशन को, तो क्या इंश्योर करते हैं, कंटिन्यू ग्रोथ भी करनी है और एमिशन भी रिड्यूस करना है। जो डीकपलिंग है वो मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट डीकपलिंग कब होती है? इकोनॉमी जब ग्रो करती है और इमिशन डिक्रीज होता है, ये होती है एब्सोल्यूट, ठीक है। आइडियल फॉर्म होती है डीकपलिंग की, जहां जो कंट्री है इकोनॉमिकली ग्रो करती है बट इन्वायरमेंटली, ठीक है, एब्सोल्यूट में क्या है हमारा, इकोनॉमिकली ग्रो इमिशन डिक्रीज, दिस इज द आइडियल फॉर्म ऑफ वेयर डीकपलिंग, ठीक है, वेयर कंट्रीज ग्रो इकोनॉमिकली विदाउट इंक्रीजिंग गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल हार्म, हार्म को बिना इंक्रीज किए जो है वो इन क्या है वो जो कंट्री है वो ग्रो करती है, वेयर कंट्री ग्रो इकोनॉमी, ठीक है। रिलेटिव डीकपलिंग कब होती है? जब जीडीपी भी ग्रो करती है और इमिशन भी ग्रो करता है, बट जो रेट है जीडीपी ग्रोथ का वो ज्यादा होता है इमिशन ग्रोथ से। तो ये सिग्निफाई क्या करता है? प्रोग्रेस, सेम टाइम पे एक्नोलेज करता है इमिशन कंटिन्यू टू राइज। तो डीकपलिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रीन हाउस गैसेज इज इंपॉर्टेंट। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या ऑफर करता है ये? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, कैसे ग्रो करना है, इंप्रूव करना है बिना एक्सीलरेट करके क्लाइमेट चेंज को, ठीक है। तो दूसरी तरफ एक रिस्पॉन्स आता है, राइजिंग डिमांड फॉर डी ग्रोथ एंड स्पार्क्स द ऑनगोइंग डिबेट बिटवीन ग्रीन ग्रोथ एंड डी ग्रोथ, ठीक है। प्रोपोनेंट जो ग्रीन ग्रोथ के हैं वो क्या आर्ग्यू करते हैं? इट इज पॉसिबल टू मेंटेन और इवन इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट रिड्यूसिंग इकोनॉमिक हार्म, ये पॉसिबल है। और जो डी ग्रोथ वाले हैं वो क्या एडवोकेट करते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ इटसेल्फ क्या है, वो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन से ही हो सकती है, और वो कब होनी चाहिए? सो दैट रिड्यूस कर सके रिसोर्स कंजम्पशन को। जो प्रोपोनेंट है डी ग्रोथ के वो ओवरलुक करते हैं इस फैक्ट को कि in addition to tackling rising greenhouse gases emission, climate change, there are required tackle low standard of living, energy poverty, ensure a decent life, which could be taken care of economic growth, ठीक है। यानी कि दो टाइप की ग्रोथ बताई है इन्होंने, ग्रीन ग्रोथ और डी ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ वाले तो कहते हैं कि देखो
हम साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, उससे इन्वायरमेंट हार्म नहीं होता। लेकिन डी ग्रोथ वाले बोलते हैं कि इन्वायरमेंट हार्म होता है, उसके बिना तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं सकती। तो क्लेम क्या है, इंडिया की जो डी कपलिंग है वो क्या क्लेम कर रही है? इकोनॉमिक सर्वे जीडीपी इमिशन ग्रोथ जो रेट है वो 2005 से 19 तक जो मेजर कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एब्सोल्यूट या रिलेटिव? ठीक है, डिकपलिंग इंडिकेटर ओईसीडी 2002 में हमने एग्जामिन किया, तो जो स्टेटस है इकोनॉमिक वाइड का और सेक्टर वाइज डिकपलिंग स्टेटस का, सिंस 1990 विद सिग्निफिकेंट ट्रेड लिबरलाइजेशन इंडिया एक्सपीरियंसिंग स्टेडी एंड स्टेबल इकोनॉमी ग्रोथ कर ही रहा है। तो कैसी जीडीपी ग्रोथ कर रही है और इमिशन भी इंडिया में ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट तो ये नहीं हो सकता, देयर हैज बीन नो एब्सोल्यूट डीकपलिंग सिंस 1990, क्योंकि जीडीपी ग्रो कर रही है और वो भी, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव। और मेजर कंट्रीब्यूशन किसका एमिशन में, एग्रीकल्चर का। तो अंडरस्टैंड वेदर दीज सेक्टर हैव बीन अचीविंग डीकपलिंग और नॉट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एफर्ट मस्ट कंटिन्यू, जो डाटा है इंडिया ने अचीव किया है रिलेटिव डीकपलिंग, इमिशन है वो स्टिल राइजिंग हो रहा है बट स्लो पेस से इकोनॉमी में, तो ये अचीवमेंट है वो कमेंडेबल है, ठीक है। अल्टीमेट गोल हमारा क्या है, एब्सोल्यूट डीकपलिंग, जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ का इमिशन पे इम्पैक्ट हो ही ना, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, नेसेसरी टारगेट है इंडिया को, इफ इंडिया टू मीट लॉन्ग टर्म क्लाइमेट कमिटमेंट, पॉलिसी मेजर दैट सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी, इमिशन मिटिगेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब जो करते हो उसका हमें वो पॉलिसी मेजर हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। गेमीफाई इंडिया स्किलिंग इनिशिएटिव, यू कैन रीड दिस, स्किल इनिशिएटिव के बारे में है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट आया ही नहीं है। चंडीगढ़ की जो फोर्स है, पुलिस फोर्स, उसने क्रिमिनल लॉ इन्फोर्स कर दिए हैं, फर्स्ट बन चुकी है यूनियन टेरिटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अयोध्या वर्डिक्ट से डिसाइड होगा प्लेस ऑफ जो वर्शिप एक्ट है वो, उसका क्या आगे फ्यूचर है क्या नहीं है। मतलब अभी इस पे सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देने वाला है। सीआईआई ने बोला कि फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कैसे, मतलब फिजिकल डेफिसिट में इतना चल रही है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से हमने आज के न्यूज़पेपर को कवर किया। ये लास्ट में, स्टडी ब्रिंग इंडिया स्टार टोटराइज टू एविडेंस बेस्ड कंजर्वेशन, endemic to the subcontinent India, star tortoise reside in air pocket of northwest India, South India and Sri Lanka. Indian star tortoise is listed Appendix 1, star tortoise साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, WPA के शेड्यूल 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 100 ऑफ टोटराइज विंग स्मगलिंग होती है इनकी चेन्नई या सिंगापुर में, तो इस पे आर्टिकल ये आया है। तो इस तरह से हमने 9 दिसंबर, दिसंबर 9 का जो न्यूज़पेपर था वो डिस्कस किया। अब दिसंबर 10 पे आते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या बोला है, सीरिया के पीएम ने बोला है गवर्नमेंट इज स्टेबल, सीरिया कैपिटल डेमेस्कस, प्रेसिडेंट जो भाग गए थे, अबस क्या नाम है, और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद गाजी जलाली ऐसे ही नाम होते हैं उधर। तो असद, प्रेसिडेंट बसर अल असद, बस करो असद। तो ये मिलिटेंट ने काफी पेट्रोलिंग एरिया पे काफी कमांड कर लिया, तो ये काफी, ठीक है। मिस्री विजिट, मिस्री जो है उन्होंने विजिट किया है, फॉरेन जो सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, ढाका में। तो उन्होंने माइनॉरिटी पे कंसर्न दिखाया। माइनॉरिटी वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं, पहले मुझे बताओ, माइनॉरिटी वर्ड। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, आर्टिकल 350 बी ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट 1976। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्लीजर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बेस पे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी ये, रिलीजन के बेस पे इन्फॉर्मे वो नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल को बोला है, ठीक है। संजय मल्होत्रा अगले गवर्नर होंगे आरबीआई के, संजय मल्होत्रा 26th गवर्नर होंगे। अभी कौन है, शक्तिदास, शक्तिदास, शक्तिकांत दास, ठीक है। शक्तिकांत दास का जो टर्म है 6 ईयर टर्म एंड हो रहा है।
प्रॉपर्टी जो ब्रंट हुई थी, लूटेड हुई थी, उनको उनकी डिटेल, ठीक है, विजिलेंस के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उसकी डिटेल प्रोवाइड करो, मणिपुर में जो जो हुआ था। आगे चलते हैं। इस पेज पे कुछ नहीं है, इस पेज पे कुछ नहीं है, इस पेज पे कुछ नहीं है। ट्रम्प, अरे यार, ट्रम्प कहते ही पता नहीं कहाँ पेज गायब हो गया। ट्रम्प सर की इतनी पावर है। अंडर ट्रम्प 2.0 वर्ल्ड एंड इंडिया आउटलुक, वर्ल्ड और इंडिया कैसा दिखेगा, ये बात, ये लिख रखा है आर्टिकल एम के नारायण ने। एनर्जी डिपेंडेंट वर्ल्ड, इश्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी, ठीक है, फूड सिक्योरिटी का क्या क्या इश्यू उठ सकते हैं, हो सकते हैं। सीरिया को इतने सोसाइटल, ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीरिया में प्लेस एंड वर्शिप, सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में डिसाइड फ्यूचर ऑफ सेकुलरिज्म का फ्यूचर देख सकता है। जब हियरिंग आएगी तब देख लेंगे इसको। इंडिया नीड द राइट टू डिस्कनेक्ट, अच्छा, ठीक है, ये भी ठीक है, देख लेंगे क्या क्या है इसमें। इंडिया यूज्ड 114 mg ऑफ एंटीबायोटिक्स फॉर एवरी केजी ऑफ मीट, मीट में इतनी एंटीबायोटिक्स लगती है तो देख लेना खाने से पहले। मर्चेंट शिपिंग, कुछ नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट। लोकसभा एडजर्न्ड इन ए ब्लिंक, सीन नो डिफरेंस इन राज्यसभा। कि लोकसभा एडजर्नमेंट होता है थोड़े टाइम के लिए, मतलब लोकसभा मान लो ज्यादा हंगामा हो गया, डिसरप्शन हो गया, तो 11 बजे से 12 बजे तक एडजर्नमेंट कर देंगे। स्पीकर करता है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट साइन डाई क्या होता है, मतलब इनफाइनाइट टाइम के लिए, फिर नोटिफिकेशन आएगा कि अब हो रही है। एक होता है प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन होता है हाउस, जब एक सेशन खत्म हो जाए पूरा, लोकसभा का विंटर सेशन है या फिर मॉनसून सेशन है, उसको बोलते हैं प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन में ना बिल लैप्स हो जाते हैं, जितने भी होते हैं लोकसभा में, लेकिन जो, सॉरी 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 सॉरी, बिल नहीं लैप्स होते, नोटिस लैप्स होते हैं, नोटिस। बिल हैं जो वो ऐसे ही रहते हैं। एक होता है डिजोल, डिजोल में डिपेंड करता है कि बिल कहाँ पड़ा है, क्या सिचुएशन है, ठीक है। डिसोल्यूशन तो फिर इलेक्शन ही होते हैं, हर 5 साल बाद होती है। 1 लाख टैलेंटेड जो यूथ हैं, उनको अर्ज किया है टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। यंग लीडर डायलॉग होगा, एंड क्रोर्स विल ज्वाइन द इवेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। मोदी जी ने ये बोला है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। LIC की बीमा सखी योजना प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की है पानीपत से। अब जो फीमेल्स हैं उनको बीमा एजेंट बनाया जाएगा। वोमेन जिनकी एज 18 से 70 ईयर तक है और जिन्होंने 10th पास की है। और इसमें क्या होगा, उनको फर्स्ट ईयर में सैलरी मिलेगी 7,000, सेकेंड ईयर में 6, फिर 5,000। कमीशन के जो बेनिफिट हैं वो भी LIC के, वो भी उनको मिलेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट है। वोमेन एम्पावरमेंट में आप लिख सकते हो। डेमेस्कस लिम्प्स बैक टू नॉर्मलसी आफ्टर मिलिटेंट फोर्स असद टू फ्ली, वो तो चले गए हैं असद जी। तो यूनुस के रिजीम को फासिस्ट बोला है शेख हसीना जी ने, बांग्लादेश की जो PM है, इंडिया में रह रही है जो, ठीक है। तो इस पेज का तो कुछ काम नहीं है। अब चलते हैं आर्टिकल पे, वो आर्टिकल बच गए हमारे लास्ट।
India need the right to disconnect. Soon after the death of EY employee in September, LSD due to the work pressure, MP Shashi Tharoor had said that he would raise the issue. अच्छा, एक एम्प्लॉइज है उसकी डेथ हो गई थी क्योंकि उसको वर्क प्रेशर काफी था। ठीक है, तो इन ह्यूमैनिटी जो वर्क प्लेस पे की जाती है उसके लिए कोई एक्ट ही नहीं है इंडिया में, तो उसके लिए एक एक्ट लेके आने की जरूरत है। ठीक है, इंडियन वुमेन जो प्रोफेशनल जॉब में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, वो 55 आवर ए वीक से भी ज्यादा काम करती हैं, यानी कि 7 डे होते हैं। अगर 7 डे, अगर 8 घंटे भी काम करे तो 56 हो गए, पूरे पूरे 7 के 7 दिन। और अब 5 दिन 5 घंटे काम करे तो यानी कि मतलब, तो यानी कि 11:30 के आसपास। वाह, इतने घंटे काम करती है एक फीमेल। तो एडीपी रिसर्च है जो उसकी स्टडी, एडीपी रिसर्च 49% ऑफ इंडियन वर्कर्स हैड वर्क प्लेस स्ट्रेस नेगेटिवली इम्पैक्ट देयर मेंटल हेल्थ। अब सुसाइड तो करेंगे ही, मेंटल हेल्थ इतना ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो बड़ा अच्छा कीवर्ड है यार आंसर के लिए। फ्रेंच पॉलिटिशियन बिनोइट हेमोन ने बोला है कि एम्प्लॉइज फिजिकली लीव द ऑफिस बट दे डू नॉट लीव देयर वर्क। वर्क को नहीं छोड़ पाते, दिमाग में तो टेंशन चलती रहती है, मजे नहीं कर पाते। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लीज लाइक डॉग की तरह वो अटैच रहते हैं, टेक्स्ट मैसेज ईमेल कोलोनाइज कर लेती है उनकी लाइफ को। ठीक है, तो अब मेन चीज यही है, जो ट्रेजिक ऐसे इवेंट हुए हैं, तो राइट टू डिस्कनेक्ट भी एक इंपॉर्टेंट राइट है। तो वर्किंग जो आवर है वहां पे तो मैसेज भी नहीं आना चाहिए, लेकिन कंपनी वाले रात को भी मेल कर देते हैं कि रिप्लाई करना, ये करना। तो मेरे कई फ्रेंड हैं तो वो बताते रहते हैं, तो उनका तो बहुत बुरा हाल है। एक लेबर चैम्बर ऑफ फ्रेंच सुप्रीम कोर्ट रूल किया था 2000, एम्प्लॉइज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू वर्क फ्रॉम होम टेकिंग होम फाइल। ठीक है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। ठीक है, तो यानी कि मेन चीज क्या है, एम्प्लॉयर को साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है एम्प्लॉइज के साथ डील करने के लिए ये जरूरी है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है तो रिकॉग्नाइज करना चाहिए राइट टू डिस्कनेक्ट को। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल अगर हम एंगल देखें, ठीक है, स्पेन का इन्होंने बोल दिया, हम इंडिया का ही देखते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 38 कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट करता है, वेलफेयर ऑफ पीपल को प्रमोट करता है। आर्टिकल 39 ई डीपीएसपी 36 से 51 तक पार्ट 4 में है, डायरेक्ट द स्टेट टू डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ इट्स वर्कर। विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट, हरासमेंट एट सेक्सुअल हरासमेंट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। रविंदर कुमार धारीवाल वर्सेज एंड ओआरएस एंड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया कोर्ट ने क्या बोला था, राइट आर्टिकल 14 इंक्लूड करता है इंक्लूसिव इक्वेलिटी टू रीजनेबल एकोमोडेट पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, और डीवाई चंद्रचूड़ ने भी बोला था कि एम्प्लॉयर को कंसिडर करना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंस एंड कैपेबिलिटीज को। तो ये सारी चीजें हैं। 2018 में एमपी सुप्रिया सुले प्राइवेट मेंबर बिल लेके आई थी, जो डिलिनिएट कर रहा था राइट टू डिस्कनेक्ट से फ्रॉम वर्क आफ्टर वर्किंग आवर। द बिल इंक्लूडेड द प्रोविजन ऑफ पेनल्टी 1% ऑफ टोटल रिम्यूनरेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉय टू बी पेड बाय कंपनी फॉर नॉन कंप्लायंस विद इट्स प्रोविजन। अगर ये फॉलो नहीं करेगी तो उसको, कंपनी को फाइन लगेगा। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा लेजिस्लेटिव एक्शन लिया नहीं है गवर्नमेंट ने। तो ये सारी चीजें हैं इस पे। अब ट्रम्प की सारी पॉलिसीज बता रखी हैं, अमेरिका फर्स्ट। ठीक है, और टैरिफ की ये बात करते हैं,
और क्या यूक्रेन का वॉर को ये खत्म कर देंगे, इन्होंने बोला था। ठीक है, जेलेंस्की को। और इन्होंने क्या बोला था, ईरान के अगेंस्ट ये काम कर रहे हैं। ठीक है, चाइना पे टैरिफ लगा देंगे, चाइना एनिमी कंट्रीज में है। तो ये सारी बातें इंडिया के साथ इनके अलग हैं, मतलब H1B वीजा का इशू भी है, इंडिया के इतने सारे लोग वहां पे हैं उनका इशू भी है। तो टैरिफ का भी इशू है इंडिया के साथ भी। तो इकोनॉमिक प्लेन में इंडिया एंजॉय करता है स्लाइट एडवांटेज बैलेंस ऑफ पेमेंट का, बट दिस इज नथिंग कंपेयर्ड विथ व्हाट एग्जिस्ट टुडे बिटवीन चाइना एंड यूएस। इन केस ऑफ यूएस इंडिया रिलेशन, टेक्नोलॉजी सर्टेन टू बी ए cementing rather than divisive factor. सिलिकॉन वैली हैज ए साइजेबल कंटीजेंट ऑफ इंडियन टेक एंटरप्रेन्योर, काफी ज्यादा है वहां पे, सर्व एज vanguard to cement to the relation, quite contrary to the case of China. If innovation and dynamism is expected to hallmark न्यू ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन विद एलन मस्क ही चलाएंगे इनका एडमिनिस्ट्रेशन, अदर ड्राइविंग इट, then US India technology relationship is well set to approach takeoff point and India US relation will follow suit. Energy dependent world, issue of food security। ठीक है, इन्होंने लिखा है फूड सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या जरूरी है, फूड इनसिक्योरिटी देखो इसको एड्रेस किया जाए, और एनर्जी पुअरिटी। ठीक है, तो बट टैकलिंग दीज इशू इंडिपेंडेंटली इज नो लॉन्गर सफिशिएंट। इन इश्यूज को हम मतलब अलग अलग नहीं टैकल कर सकते। वर्ल्ड बैंक की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पे, ये वार्न करती है जो अभी क्राइसिस चल रहे हैं फूड के और एनर्जी सिक्योरिटी के, वो ग्लोबल जो स्टेबिलिटी है उस पे एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डालते हैं। फूड प्रोडक्शन स्ट्रेन किया गया है क्लाइमेट चेंज के द्वारा, पॉपुलेशन ग्रोथ के द्वारा, इनइक्वालिटी। एनर्जी सिस्टम फेस जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है, आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्लो ट्रांजिशन है फॉसिल फ्यूल से। फिर भी जो इनकी इंटरकनेक्टेडनेस प्रेजेंट क्या करती है, ग्रेटर चैलेंज एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, कंज्यूमर के लिए, कंट्रीब्यूटर के लिए। ये कंट्रीब्यूटर है क्लाइमेट चेंज में। ठीक है, तो यानी कि एक दूसरे पे ये काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। कार्बन इंटेंसिव एनर्जी पे काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है हमारी। एग्रीकल्चर अकेले 70% ग्लोबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को कंज्यूम करती है, और एग्रीकल्चर से ही 20% ग्रीन हाउस गैस निकलती है। और इसकी डिपेंडेंस है जो फॉसिल फ्यूल पे, जैसे मैकेनाइजेशन, इरिगेशन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, इसी से विशियस साइकिल क्रिएट होता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का। और ये रिलायंस वो एक्सपोज करती है फूड सिस्टम, एनर्जी प्राइस शॉक, थ्रेटन करती है ग्लोबल स्टेबिलिटी को। राइजिंग टेम्परेचर जो है, वेदर पैटर्न जो है, वो फिर डिसरप्ट करते हैं एग्रीकल्चर आउटपुट को, और उससे लाइवलीहुड रिस्क होता है, और उससे ग्लोबल पॉपुलेशन में फूड इनसिक्योरिटी आती है। देखा ना कैसे विशियस साइकिल होती है, समझ में आई। एग्रीकल्चर से फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी है, फॉसिल फ्यूल से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग से वेदर कंडीशन बेकार होती है, उससे उससे एग्रीकल्चर खराब होती है, फिर उससे फूड इनसिक्योरिटी आती है। ये विशियस साइकिल है भाई। ठीक है, रिन्यूएबल जो एनर्जी इन्वेस्टमेंट है वो 500 बिलियन तक पहुंच चुका है 22 में, बट फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन है वो रोबस्ट है शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल प्रेशर। यूएस, ब्राजील, गुयाना, वो कंटिन्यू ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं एक्सपोर्ट को,
और डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी को। इससे क्या हो रहा है, डिपेंडेंसी हो रही है कार्बन इंटेंसिव एनर्जी पे, जो कि एग्जेबरेट करते हैं वल्नरेबिलिटी ऑफ ग्लोबल फूड सिस्टम। ठीक है, तो जो एनर्जी पुअरिटी है वो रिवील करती है शार्प ग्लोबल इनइक्वालिटी। लो इनकम जो कंट्री है, स्मॉल फ्रिक्शन ऑफ ग्लोबल एनर्जी की डिमांड है, बट सप्लाई डिसरप्शन काफी ज्यादा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट फ्रीक्वेंटली डैमेज करते हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, पावर ग्रिड को, जो ऑलरेडी अनरिलायबल है। रूरल एरिया में तो जो एनर्जी डेफिशिएट है वो हिंडर करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, जिससे फूड प्राइसेस हाई होते हैं और डीप होती है और ज्यादा पुअर्टी। सब सहारन अफ्रीका की तो बात ही मत पूछो, पर हेक्टेयर जो फर्टिलाइजर यूजेज है वो बिलो ग्लोबल एवरेज है और कंट्रीब्यूट करता है फूड इनसिक्योरिटी। डिस्पाइट 1.9 बिलियन स्पेंड ऑन फर्टिलाइजर इंपोर्ट बाय टॉप 10 अफ्रीकन इंपोर्टिंग कंट्री, इतना तो इंपोर्ट पे करते हैं फर्टिलाइजर के लिए। एग्रीकल्चर की जो रिलायंस है किस पे, फॉसिल फ्यूल्स पे, उससे भी वल्नरेबिलिटी बढ़ती है। नेचुरल जो गैस है वो क्रिटिकल है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए, फीडबैक एंड एनर्जी सोर्स, with 80% of it used for ammonia synthesis and 20% powering the process। वोलेटिलिटी है जो नेचुरल गैस प्राइसेस में, मतलब कि वोलेटिलिटी का मतलब होता है प्राइस कभी अप कभी डाउन, चेंज होना। डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं फर्टिलाइजर कॉस्ट को और उससे फूड प्राइसेस बढ़ते हैं। तो जियोपॉलिटिकल जो एक्शन है, जैसे चाइना का 2021 में बैन कर देना किसको, फॉस्फेट फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट को, उससे भी उससे डिसरप्ट हो जाती है एग्रीकल्चर सप्लाई चेन। तो इंडिया जो कि 60% डीएपी इंपोर्ट करता है, सिग्निफिकेंट डिले होती है क्रॉपिंग सीजन में इस वजह से, तो वल्नरेबिलिटी होती है एक्सटर्नल स्टॉक की वजह से। रिन्यूएबल जो एनर्जी है, एक सेकंड पानी पी लो, थोड़ा सा ही बचा है। रिन्यूएबल एनर्जी ऑफर करती है ग्लिमर ऑफ होप, बट जो इसका डिप्लॉयमेंट है वो अभी अनइवन है। हाई इनकम कम जो कंट्रीज है उनके पास तो 83% है रिन्यूएबल कैपेसिटी। लो इनकम नेशन रिलेट किस पे है, आउटडेटेड कार्बन इंटेंसिव सिस्टम पे। तो सोलर जो पावर, इरिगेशन और बायोमास एनर्जी सॉल्यूशन है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एग्रीकल्चर हाई कॉस्ट इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर को, लिमिट देयर रीच। ठीक है, तो डिमांड ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर है वो इनक्रीजिली बर्डन विद कॉम्पिटिंग डिमांड, काफी ज्यादा डिमांड हो रही है। ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से एक्सपेक्ट किया जाता है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन बाय प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल। दिस ड्यूल रोल ऑफन पिट्स फूड सिक्योरिटी अगेंस्ट एनर्जी नीड। तो फूड सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए तो फिर एनर्जी नीड। तो 12% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो फेस करती है हंगर। एनर्जी इज प्रायोरिटाइजिंग एनर्जी ओवर फूड मोरल डिफेंसिबल। तो ये सारे इसका इन्होंने बताया है। इंक्लूसिविटी की जरूरत है, दोनों क्राइसिस को साथ में लेके चलने की जरूरत है। एक अगर फेल हो गया तो पूरा ग्लोबल सिस्टम खराब हो जाता है। तो इस तरह से गाइज हमने उन 20 ये 9 और 10 दिसंबर के न्यूज़पेपर को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर कीजिए गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू गाइज, थैंक्स ए लॉट।